हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉलेज हेल्प बडी। तो मैं इस चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आएंगे। और जो भी मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से सही है। अगर आप पेपर में इसी डाटा को सेम कॉपी भी करके आएंगे तो आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर और इसका इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर एक लैटिन टर्म है कंप्यूट से लिया हुआ, ठीक है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। ठीक। अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पे जाएं तो कंप्यूटर वह डिवाइस है जो यूजर से क्या करती है, इनपुट लेती है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लेती है इनपुट डिवाइस से। ठीक है। और हमें रिजल्ट देती है या आउटपुट देती है, ठीक है, अपने आउटपुट डिवाइस में। ठीक। तो हम सिंपल सा बोले तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर्स and process these data under the control of set of instructions and gives the output save future uses। देखा होगा आपने कभी कभार आपके जीमेल की, जब आप पासवर्ड वासवर्ड बदलते हैं या कोई चीज़ में पासवर्ड वासवर्ड डालते हैं तो ऑप्शन आने लग गया है कि आप उसको सेव कर सकते हैं अगली बार, ताकि आपको डालने की जरूरत ना पड़े। मेरे कहने का मतलब यही है सिंपल सा, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप इनपुट देते हैं। जैसे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ, अपने माउस से घुमा रहा हूँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। मैंने कहा राइट में जाओ, जाएगा। अपना हाथ राइट की तरफ कर तो राइट में जा रहा है, लेफ्ट में करा तो लेफ्ट में जा रहा है। इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। और आप इस कर्सर को घूमता हुआ देख रहे हो इस डिवाइस पे यानी मॉनिटर पे। तो उसका क्या है, आउटपुट है। ठीक है। अब कंप्यूटर क्या कर सकता है, बहुत न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल दोनों ही कैलकुलेशंस कर सकता है। उसके बाद आती है कंप्यूटर की डेफिनेशन के बाद फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म आपको अच्छे से आनी चाहिए। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल पर्पस। चार्ल्स बैगेज जो हैं वो ग्रैंडफादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब एनालिटिकल इंजन खोजा था तो वो उस समय की बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जिससे ड्रास्टिक चेंज आया। यानी ड्रास्टिक का मतलब बहुत भयंकर चेंज आया। हाँ, ऐसा मत समझ लेना कि बहुत खराब चेंज आया, बहुत तगड़ा चेंज आया, जिसने कंप्यूटर की दुनिया ही बदल के रख दी। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जाने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं कि आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को सिर्फ उतना ही समझिएगा जितना आप समझ पाए। आप उसमें जितना डीप जाएंगे वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उतनी बड़ी दुनिया थी, हर जगह हर कोई अपना ही मेथड लगा रहा था कैलकुलेशन के हिसाब से। तो सबकी अपनी अपनी डिवाइसेस थी। तो आगे हम चलें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे। तो देखो, हम क्या है, मनुष्य पहले से ही कोशिश ये करते आए हुए हैं कि हम अपने दिमाग की क्षमता को इतने आगे कर लें, अपना जीवन को इतना आरामदायक बना लें, टेक्नोलॉजी में इतना इम्प्रूवमेंट ला लें कि हम बस चुटकी बनाएं और सारी चीज़ें हो जाएं। ठीक है। तो उसकी शुरुआत कब से हो गई होगी? हमारे प्रिमिटिव पीपल के टाइम से। तो प्रिमिटिव पीपल जो कंप्यूटर का यूज़ करते थे, यानी कंप्यूटर उनके लिए उस समय आ रहा तो कंप्यूटर था नहीं। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था, अपना स्टिक स्टोन्स और बोन्स अपने काउंटिंग टूल्स बनाए हुए, तो वो उनके टाइम का कंप्यूटर था। ठीक है। कंप्यूटर का तो अब जो पर्पस है वो बदल गया है कि अब आप इसमें बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हो, लेकिन पुराने टाइम पे जो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन नहीं था कि आप उसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन इजिली कर पाए। ठीक है। अब आपसे कोई कह दे कि 573 गुणा 556 कर दो, बैठे रहोगे करते करते? नहीं, इसके लिए लोगों ने क्या करे थे, अपने अपने तरीके निकाले थे जिससे वो जल्दी जल्दी क्या कर सकें, अपना अर्थमेटिक कैलकुलेशन को पूरा कर सकें। उसमें सबसे पहले आता है अबकस। ये एक चाइनीज इन्वेंशन है जो आज से 4000 साल पहले हुआ था। आपने बहुत सारे एनिमेशन में देखा भी हुआ, रेक्टेंगुलर टाइप का एक बॉक्स होता है, उसमें डंडे होते हैं, गोल गोल बॉल्स टाइप की होती हैं, वो ऊपर नीचे घुमाते रहते हैं उसको। बहुत सारे चाइनीज जापानीज एनिमेशन में देखा होगा आपने। तो ये था एबेकस। ठीक है। ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन काम करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। उसके बाद आया नेपियर बोन। नेपियर बोन को इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने। ये एक मैनुअल ऑपरेटिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसमें 9 डिफरेंट प्रकार के बोन्स थे जिन पे मार्क करे गए थे नंबर्स, जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में अपनी क्या करते थे, हेल्प करते थे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहली मशीन थी जिसमें डेसिमल पॉइंट का भी क्या करा गया, ध्यान रखा गया। उसके बाद आता है पैस्केलिनी। ये एक फ्रेंच टर्म है। ठीक है। इसका मतलब ही ये होता है एडिंग मशीन। इसका इन्वेंशन 1942 से 1642 से 1644 में के बीच में ही किया गया था। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने किया था। सॉरी, मेरा प्रोनाउंसिएशन कभी कभी थोड़ा दिक्कत कर देता है। ठीक है। ये फर्स्ट मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, लेकिन इसकी एक ही चीज़ थी कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकता था। तो आगे हम चलते हैं स्टेप्ड रेक्टोनॉर्मेट। ठीक है। ये एक जर्मन मैथमेटिशियन ने क्या करा था, डेवलप किया गया था। ये फिजिकल का ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन था, उसने बस गियर डाले थे। ठीक है।
और इन्होंने क्या करता, फ्लूटेड ड्रम्स डाले थे। उसके बाद आया डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन को चार्ल्स बैगेज ने 1820s में ही डेवलप कर लिया गया था। ठीक है, ये कंप्यूटर बहुत सारे सिंपल कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेता था। इसको बेसिकली जो बनाया गया था वो टेबल्स ऑफ नंबर्स यानी लिथुरम टेबल्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद उन्होंने कुछ कमी बेसिस में देखी, उन्होंने सोचा कि थोड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा होना चाहिए, तो उन्होंने क्या करा, पहला एनालिटिकल इंजन डेवलप कर दिया। वो भी कब, 1830 में। यहीं से क्या हुआ, बहुत बड़ा चेंजमेंट आपको दिखने को मिल जाएगा। ये पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था जो पंच कार्ड्स को एज ए इनपुट यूज करता था। अब ये क्या था, केपेबल था सॉल्व करने के लिए भी और इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए भी एज अ परमानेंट मेमोरी। ठीक हो गया। उसके बाद आती है टेबुलेटिंग मशीन्स। ठीक, ये 1890 में इन्वेंट की गई थी हरमन के द्वारा। ठीक है, ये क्या कर सकता था, आपके स्टैटिक्स रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन को एक टेबुलेटेड फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकता था। समझ रहे हो ना, एक टेबुलर फॉर्म में। ठीक। अब जो हरमन था उसने क्या क्या करा था, टैबुलेटिंग मशीन कंपनी जो थी उसकी, उसको बाद में क्या नाम दे दिया गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यानी 1924 में जब वो अपने काम पे आगे बढ़ते रहते, ऐसा है तो है नहीं कि आपने एक इन्वेंशन कर दी तो आप उसको छोड़ देते हैं, वो उसी में आगे बढ़ते रहे, तो उन्होंने बाद में क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया। टैबुलेटिंग मशीन कंपनी से बाद में क्या बन गई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गई 1924 में। उसके बाद हमारे पास आया डिफरेंशियल एनालाइजर। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो यूनाइटेड स्टेट्स में बना था 1930 में। ठीक है, ये एनालॉग डिवाइस थी जिसे बुश ने इन्वेंट किया था। ये क्या करता था, वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करता था स्विच करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए। जैसे हमारी बॉडी में भी हम कहते हैं ना कि ट्रांसमिट होता है हमारे ब्रेन तक, जो हमारी सेंसेशन जाती है वो ट्रांसमिट होती है। वैसे ही वैक्यूम ट्यूब्स क्या करती थी, कंप्यूटर को हेल्प करती थी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करने के लिए। अब ये क्या करता था, 25 प्रकार की कैलकुलेशन कुछ चुटकियों में कर देता था। अब मार्क वन जो था, जो बहुत जो एक तो चार्ल्स बैगेज चेंजमेंट लाए थे, उसके बाद मार्क वन जो था 1937 का, उसने क्या करा, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में बहुत बड़ा चेंज ले आया। जब हॉकवर्ड ने प्लान किया क्या, एक मशीन बनाने का जो क्या करे, कैलकुलेशन बहुत बड़े बड़े नंबर्स का। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखो, इन 1944 मार्क वन कंप्यूटर वाज बिल्ड एज अ पार्टनरशिप बिटवीन आईबीएम और हार्वर्ड। ये पहला फर्स्ट प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर था। कंप्यूटर जैसे हमें आज दिखते हैं, ये पहले वैसे नहीं थे। पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कम ही लोग जानते थे कि उसे कैसे चलाया है। अभी तो आप नॉर्मल टाइप करते हो ना, अब हम कहते हैं कि इसका कोड आ गया है। कोड का मतलब आपने पीछे देखा होगा कि वो सिग्नल क्या कहते हैं, साइंस बने होते हैं, 0 1 0, फिर कहीं पर डॉलर का साइन, कभी कुछ, ये सारी चीज़ें। उस समय पहले आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी याद करनी पड़ती थी, क्योंकि आप कंप्यूटर को क्या कर सको उस समय उसी प्रोग्राम पे, यानी जो उस समय की लैंग्वेज थी, ठीक है, उस लैंग्वेज के हिसाब से उसे क्या कर सके, आप चला सकें। ठीक है, तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। देखो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको जितना अच्छे से समझें उतना बढ़िया है, और टॉपिक भी बहुत आसान है। आप नंबर काफ़ी अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हैं। देखो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब यही है कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आना। ठीक है, जैसे विंडोज़ अपडेट होते रहती है ना, पुरानी विंडोज़ को थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, थोड़े चेंजेस ले आते हैं। ठीक है, विंडोज़ 1, विंडोज़ 2, विंडोज़ 11 अभी जो चल रही है ना, ये सारी चीज़ें क्या है, चलते रहती हैं। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर की क्या है, 5 जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी इससे पहले जब हमने क्या पढ़ा था, मार्क वन। ठीक है, तो ये क्या है, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो 1946 से 1959 के बीच में चला। ठीक, ये कंप्यूटर्स क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ करते थे, बेसिक कंपोनेंट्स बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। अब दिक्कत क्या आती है, कंप्यूटर उस समय के हिसाब से बहुत, मतलब आज के हिसाब से बहुत स्लो थे, उस समय के हिसाब से तो ठीक ही था, क्यों, इंसान का पहला इन्वेंशन था। ठीक है, अब उस समय के कंप्यूटर क्या थे, बहुत स्लो थे, कमरे जितने बड़े रहते थे, रिलायबल बिल्कुल नहीं थे, इनको खुद को ठंडा करने को एसी चाहिए, इतना हीट जनरेट करते थे, पोर्टेबल नहीं थे, अब पूरा कमरा लेके कहाँ नाचोगे, एक्सपेंसिव इतने थे, और इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत खाते थे। ठीक हो गया। अब ये कंप्यूटर क्या थे, मेनली डिपेंडेंट थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे और पंच कार्ड्स में। ठीक है, परमानेंट मेमोरी उस समय किस हिसाब से थी, पंच कार्ड्स पे। मैग्नेटिक टेप और पेपर टेप कैसे थे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस उस टाइम की थी। इसके कुछ पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर IBM 701, IBM 650। उसके बाद है हमारा सेकेंड जनरेशन।
सेकेंड जनरेशन जो था वो फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा मॉडिफाइड होगा। सेकेंड जनरेशन चली 1959 से 1965 में। इस समय क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह किसने ले ली, ट्रांजिस्टर्स ने ले ली। अब ये ट्रांजिस्टर्स क्या थे, बहुत चीप थे, कॉम्पैक्ट थे और कंज्यूम करते थे बहुत कम पावर को। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या थे, फास्ट थे। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी उससे ये क्या थे, फास्ट थे। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बहुत ही तेज थे, ये उसी से बस थोड़े से फास्ट थे, ज़्यादा फास्ट उससे नहीं थे। दूसरा ये क्या करते थे, ये भी बहुत हीट जनरेट करते थे, इनको भी एसी ही चाहिए था। ठीक है, ये उस पहले वाले से थोड़े से चीप रहे होंगे बस, लेकिन अभी भी एक्सपेंसिव ये थे ही। इन्होंने क्या करा, मैग्नेटिक कोर्स को प्राइमरी मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क और टेप्स को सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे क्या कर दिया, इस्तेमाल करने लगे। उस समय की कुछ प्रोग्रामेबल लैंग्वेज थी, वो थी कोबल और फोर्ट्रैन, और बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस कंप्यूटर में क्या हो गए थे, इजाद हो चुके थे। सम ऑफ द पॉपुलर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो हैं CDC 1604, CDC 3600 और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक मशीन 1110, या कंप्यूटर को 1108। उसके बाद हम आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ने क्या करा, ट्रांजिस्टर की जगह आईसी इस्तेमाल कर दी। अब हम आईसी समझते हैं कि एक आईसी के अंदर क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर्स होते हैं एक दूसरे के साथ एक सर्कुलेटरी फॉर्म में। ठीक है, इन्होंने क्या करा, कंप्यूटर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, अब इनसे क्या हो गया, कंप्यूटर थोड़ी रिलायबल हो गए, एफिशिएंट हो गए, थोड़ी कम हीट जनरेट करने लगे, लेकिन महंगे अभी भी थे। एसी अभी भी चाहिए था, साइज में थोड़े से छोटे हो गए थे। ठीक है, अगर आपको कभी याद करने में दिक्कत हो तो जो फर्स्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके सेकंड में लिख देना, सेकंड को थोड़ा मॉडिफाई करके थर्ड में लिख देना। चेंजेस बस आपको आईसी, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर इन्हीं सब में दिखेगा। ठीक हो गया। अब उस समय के जो कंप्यूटर्स थे वो यूज़ करते थे रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एज ऑपरेटिंग सिस्टम। उस समय की हाई लैंग्वेज प्रोग्राम थी फोर्ट्रॉन, सेकेंड टू फोर्थ, कोबल या, ठीक है। और उसके बाद से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल ले लेंगे हम, IBM 360 सीरीज और TDC 316। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या रहे हैं, इन्होंने क्या करा, आईसी की जगह VLSI इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब एक VLSI के अंदर कम से कम 5000 ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक, और अदर सर्किट एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक हो गया। अब VLC क्या करा, एक चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर एलिमेंट्स, यानी मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर। उस समय के हिसाब से 5000 ट्रांजिस्टर तो कम से कम होते ही थे, जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अब इन चिप्स ने क्या करा, कंप्यूटर को मोर कॉम्पैक्ट बना दिया, पावरफुल बना दिया, फास्ट बना दिया और अफोर्डेबल बना दिया। अब इसको लोग खरीद सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गया, अब ये छोटे हो गए, है ना। जितनी छोटी चीज उतने कम प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हुए होंगे। ठीक है, तो इनका क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, पर्सनल कंप्यूटर का इजाद हो गया। अब लोग क्या करने लगे, पर्सनल कंप्यूटर को क्या करने लगे, इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, और इसी टाइम पे क्या हुआ था, देखो पर्सनल कंप्यूटर का तो इस्तेमाल कर ही रहे, लेकिन इसी टाइम पे इंटरनेट का भी क्या हो गया था, इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, अब इंटरनेट ने क्या करा, लोगों की जागरूकता और बढ़ा दी। क्यों, क्योंकि हर किसी को एडवांस होना था। ठीक है, और उस समय बहुत सारी कंट्रीज जो हो रही थी चेंज कर रही थी। ठीक है, आपने देखा ही होगा उस समय क्या हो रही थी, बहुत सारी कंट्रीज आज़ाद हो रही थी, कितनी कंट्रीज अपने आप को एडवांस करना चाह रही थी, टेक्नोलॉजी में एडवांस करना चाह रही थी। तो ये बहुत क्या हो गया, उस समय इंपॉर्टेंट बन चुके थे। पॉपुलर उस समय के कंप्यूटर क्या हो गए, DEC 10, CRA XMP सुपर कंप्यूटर। उस समय तक सुपर कंप्यूटर भी इजाद हो गए थे। सुपर कंप्यूटर बेसिकली जो बनाए गए थे एक सिंगल पर्पस के लिए बनाए जाते थे। ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर का ये मान लो, जैसे उस समय नासा ने क्या करा था, मून पे उनको भेजा था, तो कैलकुलेशन के लिए उन्होंने बेसिकली ह्यूमन कॉन्सेप्ट के साथ साथ सुपर कंप्यूटर की भी मदद ली थी। उसके बाद आ जाता है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर था वो 1980 से अभी तक चल रहा है। ठीक है, अब इन्होंने VLSI की जगह किसको ले लिया, ULSI को, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इन्होंने क्या करा, माइक्रो प्रोसेसर चिप का इजाद कर लिया था। ठीक है, अब एक ULSI के अंदर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना फास्ट होगा वो, कि आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं और वो आपके टच करती आ जा रही है। दो दो ये जनरेशन है पैरेलल चलती है, देखो हार्डवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम पैरेलल चलते हैं। ठीक है, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट बहुत हाई फाई चल रहा है, आपको हर जगह दिख ही रहा है वो। ठीक है, अब उस टाइम पे, आज के टाइम पे क्या क्या यूज़ होता है, देखो
आपको C++, जावा, HTML, ये बहुत सारी क्या है यूज़ होती हैं। अब पॉपुलर कंप्यूटर्स क्या हो गए इस टाइम के? डेस्कटॉप, लैपटॉप, क्रोमबुक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप चाहें तो यही सेम नोट्स लिख सकते हैं, आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी।